तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन क्या होता है, कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर कैसे की जाती है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। एंड आप चाहे मेरे चैनल के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आप चाहे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, एंड आप चाहे इसको ऐसे ही मजे मजे में देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हो तो आई एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहीं और से नहीं सीखनी पड़ेगी। जितना इस वीडियो से बच जाएगा वो सब वो पार्ट होगा जो आप जब बाद में डेवलप करोगे, छोटी छोटी चीजें वो आप टाइम के साथ सीख जाओगे। लेकिन इवेंचुअली जो मेन चीजें हैं, जो क्रीम है एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, वो सारे आपको यहाँ पे टिप्स पे हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन होता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल लगा रखा है, इसको थोड़ा अभी रुक के डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं एक्सेप्शन होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्शन होता क्या है। देखो, एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेप्शन को कुछ ऐसे समझो, एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का कुछ फ्लो होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम होता है और वो किसी पर्टिकुलर फ्लो में एग्जीक्यूट होता है, और उस प्रोग्राम के फ्लो को अगर कोई चीज इंटरप्ट कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। एक ऐसी चीज जो किसी प्रोग्राम के फ्लो को इंटरप्ट कर दे या फिर उस प्रोग्राम से एररनेस रिजल्ट जनरेट कराए। एररनेस यानी उन रिजल्ट्स में गलती हो, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट ना आए, उसकी जगह कोई और रिजल्ट आ जाए। ऐसी पर्टिकुलर चीज को, ऐसी पर्टिकुलर एंटिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। समझ आया? ओके। एररनेस किस रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, मान के चलो मैंने किया 10 डिवाइडेड बाई 2 और उसका आंसर आना तो चाहिए था 5 और मेरा प्रोग्राम उसका आंसर कर रहा है 3 या फिर 1 या फिर 0, कुछ भी, ठीक है। 5 के अलावा अगर वो कुछ भी आंसर कर रहा है, वो एक एरर है। एंड ऐसा एरर एक्सेप्शन की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन क्या हुआ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एक्सेप्शन एक वो एंटिटी है या एक वो कोई चीज है जो कि किसी प्रोग्राम के फ्लो को इंटरप्ट करती है एंड उससे एररनेस रिजल्ट जनरेट कराती है, ठीक है। एक्सेप्शन समझ आया? अब बात करते हैं हमारे पास कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। तो बेसिकली हमने एक्सेप्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है या क्लासीफाई करा है। एक होता है हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शंस और एक होते हैं हमारे पास अनचेक्ड एक्सेप्शंस। देखो, चेक अनचेक का मतलब क्या है वो बता देता हूं। चेक का मतलब क्या है, वो एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम पे चेक हो जाए, और अनचेक्ड का मतलब क्या है, वो एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम पे चेक ना हो पाए लेकिन रन टाइम पे चेक हो जाए, रन टाइम पे उनका पता चले कि हाँ कोई एक्सेप्शन आया है, उनको हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। और ऐसे एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम पे पता चल जाए कि हाँ इसमें कोई एक्सेप्शन है, जैसे लाइन नंबर, मान के चलो हमारे पास यहाँ पे 4 लाइंस है और लाइन नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन है। अगर मेरे कंपाइलर को, जब वो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, तभी पता चल गया कि हाँ लाइन नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। लेकिन अगर मेरे कंपाइलर को पता नहीं चला और उसने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो प्रोग्राम रन टाइम पे है एंड तब पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई एक्सेप्शन था, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन या कि रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। समझ आया? तो दो टाइप के एक्सेप्शन हो गए, चेक्ड, अनचेक्ड, और उन्हीं का नाम है कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है। एक्सेप्शन समझ आया? अच्छा, अब बात करते हैं कि जावा के अंदर एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करा जाता है, या फिर जावा के अंदर, देखो जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया है ना, ये सब एक्सेप्शन के बारे में जो ओवरव्यू दिया है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉमन है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कुछ जावा स्पेसिफिक चीजों की तरफ चलने वाले हैं कि जावा के अंदर कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। जनरली ये सारे एक्सेप्शंस आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें जावा स्पेसिफिक भी रहेंगी, ठीक है। वो मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या जावा स्पेसिफिक है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, वो जो हमने लास्ट टेबल देखी थी उसकी तरफ चलते हैं। ये देखो, ये एक अच्छी सी फ्लो चार्ट, बोलो आप इसको फ्लो चार्ट ही कहेंगे, तो एक अच्छा सा फ्लो चार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, ये 4 फिर एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, फिर रन टाइम एक्सेप्शन के फर्दर 4 एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, एंड देन फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के फर्दर 2 एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इतना तो नहीं सोचा था कि एक्सेप्शन में इतना सब होगा, लेकिन ट्रस्ट में ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये सब आपको ओवरव्यू लेना है। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो इससे बहुत छोटी है या बहुत कम है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो आई अश्योर यू कि ये आपका एक बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करेगी आपके आईटी करियर के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर करियर के अंदर, ठीक है। कॉर्पोरेट के अंदर आप कह सकते हो। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग वो पार्ट होगी जो आपके साथ चलेगी पूरा टाइम, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, एंड यही वो चीज है जो कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर ये जो थ्रोएबल लिखा हुआ है, या फिर थ्रोएबल छोड़ो, जितनी भी चीजें मैंने बॉक्सेस के अंदर लिखी हुई है ना, ये सबके सब क्लासेस हैं, सबके सब अलग अलग क्लासेस हैं। अब आप कहोगे कि ये सबके सब क्लासेस हैं, लेकिन ये तो एक दूसरे के अंदर भी आ रही हैं। तो मैं वही आपको बताने वाला था कि जितनी भी क्लासेस है ना, ये सबकी सबने एक दूसरे को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। जैसे ये जो थ्रोएबल क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, या ऐसे समझो सुपर क्लास है,
ठीक है। ये जितनी भी क्लासेस इसके नीचे है ना, ये सब इसके अंदर आती हैं, ये सब के सब इसी को इनहेरिट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है और ये एरर है, ये दो अलग अलग क्लासेस हैं, और कभी भी मिक्स मत करना एक्सेप्शन को और एरर को। एरर बिल्कुल डिफरेंट होता है और एक्सेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। एरर क्या होता है? एरर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि कंपाइलर एकदम से पकड़ लेता है और जो आपके प्रोग्राम को चलने ही नहीं देता। मतलब आपका जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता अगर उसके अंदर कोई एरर है तो। लेकिन एक्सेप्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन के केस में हो सकता है कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन का पता चल जाए, या फिर हो सकता है वो जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन है वो रन टाइम पे आए लेकिन प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। हो सकता है एरएनएस रिजल्ट यू कैन से थ्रो करे, एक्सेप्शन थ्रो ना करे, लेकिन प्रोग्राम चल जाएगा। तो एक्सेप्शन के केस में प्रोग्राम चल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन एरर के केस में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तीन टाइप के एरर्स हैं, स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ये तीनों के तीनों हम लोगों को आज नहीं पढ़ना है। अगेन हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेप्शन है, तो इन पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। मेन चलता है एक्सेप्शन की तरफ। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको थ्रोएबल क्लास का पता चल जाए कि थ्रोएबल क्लास के पास ये सब शक्तियां हैं, ठीक है। ओके, एक्सेप्शन क्लास की बात करते हैं। ये जितने भी एक्सेप्शन है ना, ये उनकी पेरेंट क्लास है। ये सभी एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा, ये एक टिप देता हूं और आपको हमेशा काम आने वाली है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, तो आप इसको लिख दो, क्योंकि सारे एक्सेप्शन इसके अंदर है, तो जो भी थ्रो हो रहा होगा वो ये आइडेंटिफाई कर लेगी ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अच्छा प्रैक्टिस तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कौन सा एक्सेप्शन अकर होने वाला है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है इन केस, तो आप एक्सेप्शन क्लास वहां पे लिख दो, आपका काम आसान हो जाएगा। एक्सेप्शन क्लास उसको अपने आप हैंडल कर लेगी। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सेप्शन के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास के अंदर हमारे पास चार टाइप की और क्लासेस हैं जो कि इस क्लास से इनहेरिट करती हैं। समझ लेना, ये इनके अंदर नहीं है, बेसिकली ये चार क्लासेस एक्सेप्शन क्लास को ही इनहेरिट करती है, ठीक है। तो हमारे पास चार क्लासेस हैं, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है देखो, आईओ एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन जो कि इनपुट आउटपुट के टाइम पे है, इनपुट आउटपुट लेने के टाइम पे आईओ एक्सेप्शन थ्रो होता है। एसक्यूएल एक्सेप्शन वो होता है जो कि पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करते वक्त अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो वो एसक्यूएल एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? मान के चलो आपने कोई पैकेज तो लिख दिया लेकिन उसकी क्लास ही नहीं मिल पाई, वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन के अंदर आएगा। मान के चलो आपने कोई मेथड यूज कर लिया और वो किसी क्लास का पार्ट है ही नहीं, उसकी क्लास ही नहीं मिल पा रही है, तो वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। रन टाइम एक्सेप्शन, ये एक यू कैन से डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शन होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि कुछ चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, यानी जिनको हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं, और कुछ अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं, अनचेक्ड, और जिनको हम लोग रन टाइम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों, ये जो तीनों हैं ऊपर वाले आईओ, एसक्यूएल एंड क्लास नॉट फाउंड, ये तीनों के तीनों चेक्ड एक्सेप्शंस है, चेक्ड एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके, अब समझो रन टाइम एक्सेप्शन हमारे पास चार टाइप के हैं, अरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर हम लोग बात करें अरिथमेटिक एक्सेप्शन की, मैं इनका ना आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अरिथमेटिक एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे समझो, मान के चलो आपने 10 डिवाइडेड बाई 0 लिख दिया, तो ये तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया ना, मतलब जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जो अरिथमेटिक मैथ से रिलेटेड है, वो आपका हुआ यू कैन से अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जैसे ये थ्रो करेगा इन्फिनिटी, इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि भाई आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देखो समझो ये कहां पे आता है, ये आपकी एक एरे है। इस एरे के अंदर अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 इसकी लेंथ है, और इसके इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3 एंड 4, 4 इंडेक्सेस हैं, 5 इसकी लेंथ है। अब समझो, मान के चलो आप इस एरे में आप ऐसे लिखते हो, मान के चलो इस एरे का नाम है ARR, ठीक है, और आप ऐसे लिखते हो ARR 5 इक्वल्स टू 7। तो यार इसमें तो फिफ्थ इंडेक्स है ही नहीं, तो मैं इस पे 7 कैसे इनपुट कर सकता हूं, या फिर इस इंडेक्स पे 7 की वैल्यू कैसे डाल सकता हूं? तो उस केस में जो मेरा एक्सेप्शन थ्रो होगा वो होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि आप उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये वाला एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है। ऐसे सिमिलर स्ट्रिंग्स के केस में भी होता है, स्ट्रिंग्स की भी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, और अगर आप उसके बाहर कहीं कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो कहेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। समझ आया? ये सारे एक्सेप्शंस आपको समझ आ गए। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हमें समझ आया कि एक्सेप्शन क्या होता है, कितने टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, और कौन कौन सी क्लासेस है एक्सेप्शन की, ये सारी चीजें हमने सीख ली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जावा के अंदर एक्चुअल में एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी कैसे है, कैसे आपको कोड के अंदर ये सब चीजें परफॉर्म करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक नया यू कैन से ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके लिए 5 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपने 5 चीजें मास्टर कर ली तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5 कीवर्ड्स है, बेसिकली 5 कीवर्ड्स हैं, ऐसे समझो 5 मैजिकल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ये 5 कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं एंड मास्टर करने हैं। अब ये एक एक करके मैं आपको बताता हूं और उसके बाद हम लोग इसका कोड देखते चलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, यही प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ट्राई की अगर हम लोग बात करें तो ट्राई ब्लॉक क्या होता है, मान के चलो आपने क्या किया, आपने एक कोड लिखा हुआ है, 4 लाइन का ये कोड है। इस 4 लाइन के कोड में आपको लगता है कि इसमें कोई एक्सेप्शन आ सकता है, तो आपके लिए गुड प्रैक्टिस क्या रहेगा, आप इन 4 लाइनों को ना ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आप इनको डाल दो। अब क्या होगा, अब जो भी एक्सेप्शन आएगा, होगा क्या, जब आपका कंपाइलर इस पर्टिकुलर कोड को यू कैन से कंपाइल कर रहा होगा, तो जब वो इसके अंदर आएगा ना, उसको दिखेगा कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है, और जैसे ही एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा तो वो इस पूरे ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक्सेप्शन जब आ जाएगा तो वो इस ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो भाई किसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा कि भाई अगर वो ट्राई को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं तो फिर किसको एग्जीक्यूट करने वाला है, तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा कैच ब्लॉक को। ठीक है, किसको एग्जीक्यूट करेगा, कैच ब्लॉक को। ठीक है, कैच ब्लॉक क्या होता है, हर ट्राई ब्लॉक के लिए एक कैच ब्लॉक होता है। ठीक है, हर ट्राई ब्लॉक के लिए या तो एक कैच ब्लॉक होगा या फिर एक फाइनली ब्लॉक होगा। ट्राई ब्लॉक के साथ इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप ट्राई ब्लॉक को ऐसे ही खाली छोड़ दोगे, मतलब आप उसके साथ कोई कैच ब्लॉक अटैच नहीं करोगे या फिर कोई फाइनली ब्लॉक अटैच नहीं करोगे, तो वो एरर थ्रो करेगा, आपका कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा, फिर एक्सेप्शन पे बात नहीं बनेगी, फिर एक नया ही एरर आ जाएगा कि भाई ट्राई ब्लॉक को आप खाली नहीं लिख सकते हो, कैच ब्लॉक लगाओ कोरिस्पॉन्डिंग या फिर फाइनली ब्लॉक लगाओ। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आएगा वो कैच होगा यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर, और फिर उस एक्सेप्शन को आप लोग जो है यूजर को प्रिंट कर सकते हो या फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हो आप, अगर वो एक्सेप्शन आपको पता है तो कि क्या आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। पहला केस कि या तो आपको पता हो कि एक्सेप्शन क्या आने वाला है, जैसे मान के चलो आपने कहीं पे लिखा है 10 डिवाइडेड बाई 0, तो आपको पता है सीधा सीधा कि यार अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, तो आप यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर पहले लिख दो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी यार कोड में ये सब चीजें समझाऊंगा, जब कोड करेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, या फिर फाइनली ब्लॉक का यूज करो। अच्छा, फाइनली अभी होल्ड पे रखते हैं, फाइनली होल्ड पे रखते हैं, पहले ट्राई कैच का जितना सीखा है ना इसको एक बार कोड करके देखते हैं, वो करोगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब देखो, मैं अपनी आईडी के अंदर हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है एक्सेप्शंस डेमो, और यहाँ पे मेरा मेन मेथड है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सेटअप है। ओके, अब बात करते हैं कि करना क्या है। तो देखो, मान के चलो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, और जो कैलकुलेटर है उसमें मैं सिंपल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, वो है डिवीजन का, और यूजर से मैं 2 नंबर्स लूंगा और उनका डिवीजन उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग एक नंबर लेते हैं इंट। 2 चीजें होती है यू कैन से डिवीजन के टाइम पे, एक होता है डिविडेंड और एक होता है डिवाइजर। डिविडेंड ले लेते हैं पहले, डिविडेंड इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे हम लोग एक डिवाइजर ले लेते हैं, डिवाइजर इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखा जाए तो सिंपली यहाँ पे हम लोग अगर रिजल्ट को वी कैन से कंप्यूट करें, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, सिस्टम आउट प्रिंट रिजल्ट। अभी आपको यूज केस समझाऊंगा, ट्राई कैच का यूज केस कहाँ पे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँ, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं, योर आंसर इज, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं प्लस, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार। अब देखो, यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 और दूसरा नंबर में डालता हूँ 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आएगा, अच्छे से काम कर गया। अब नीड क्या है यहाँ पे, अब देखो मुझे नहीं पता है, यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा था तो मुझे नहीं पता है यूजर क्या डालने वाला है। इन केस मान के चलो हमारे यूजर को पता ही ना हो कि 10 को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो वो हो सकता है डिवाइजर की जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने 5 डाला था इसकी जगह पे वो 0 इनपुट कर दे, और जैसे ही 0 इनपुट करेगा मेरा तो प्रोग्राम यू कैन से ठप हो जाएगा, मेरे प्रोग्राम की तो बैंड बच जाएगी। तो उस केस में हम लोग जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। एक बार इसको रीरन करते हैं और देखते हैं एक बार 0 इनपुट करने पे क्या होता है जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, 0 इनपुट करते हैं, ये देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एंड यहाँ पे तो इसने फिर भी दिखा दिया कि भाई एक्सेप्शन है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ पे होती है, जब आप API बनाते हो या फिर जब आप बैकएंड का कोड लिखते हो
और फ्रंट एंड पे कोई काम चल रहा होता है, ठीक है। अब फ्रंट एंड पे से कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसकी वजह से बैक एंड पे एक्सेप्शन जनरेट हो गया, सर्वर पे एक्सेप्शन आ गया। अब वो जो एक्सेप्शन है ना वो तो सर्वर पे दिखेगा, फ्रंट एंड को तो कोई दिखेगा ही नहीं कुछ भी, और फ्रंट एंड वाला जो यूजर होगा वो परेशान हो जाएगा कि भाई मैंने वैल्यू तो डाल दी है, रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है, आंसर कुछ नहीं आ रहा है, या फिर आप ऐसा समझो रेस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा है। तो उस केस में एक चीज होती है, जब मैं यू कैन से मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं पहले एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो वहां पे जो मेरा हेड था, जो यू कैन से जो मेरे टीम लीड थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि एपीआई ऐसा बनाओ कि वो एक्सेप्शंस भी थ्रो करे। मतलब जो भी उसका रिजल्ट है ना, चाहे वो एक्सेप्शन है, चाहे वो एरर है, चाहे वो कुछ भी है, इतना रेस्पॉन्सिव एपीआई बनाओ कि वो दिखा दे फ्रंट एंड पे कि भाई ये एक्सेप्शन आ रहा है या फिर ये एरर आ रहा है, सो दैट जो डेवलपर है वो उसको आराम से बैठ के सोल्व कर पाए। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि एक्सेप्शन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपको यही समझ नहीं आएगा ना कि एक्चुअल में एरर क्या है या एक्सेप्शन क्या है, तो फिर आप उसको हैंडल कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्शन को कैच करना, और फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है उस एक्सेप्शन को हैंडल करना, कि जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लगाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो जहां पे रिजल्ट कंप्यूट हो रहा है, एक्सेप्शन इसी लाइन में तो आ सकता है। कौन सी लाइन में, देखो यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 8 बोल रहा था, हाँ हमने अभी यहाँ पे एंटर प्रेस किया है इस वजह से, नहीं तो ये लाइन नंबर 8 ये थी। तो हमारा एक्सेप्शन कहाँ पे था, लाइन नंबर 8 में था। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन नंबर 8 को और इस वाली लाइन को हम डाल देते हैं ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। करते हैं, देखो ट्राई ब्लॉक में इसको डाल देते हैं। ट्राई ब्लॉक ओपन किया, इनको यहाँ पे कट करते हैं कंट्रोल एक्स, एंड इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल जेड, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे ही रन कर दूं, तो मैंने अभी आपको बताया कि हर ट्राई ब्लॉक के लिए एक कैच ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रन कर दूं तो ये एरर थ्रो कर देगा, तो मेरे को यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा। कैच ब्लॉक मैंने लगाया, कैच ब्लॉक ऐसे लगेगा, ठीक है, लगा दिया। एंड अभी इस कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है वो एक्सेप्शन जो कि ट्राई ब्लॉक से आ सकता है। अब मुझे सीधा सीधा पता है कि यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इसको हम लोग ई में स्टोर कर देंगे। मतलब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है और इसका ये ऑब्जेक्ट है ई, तो इसके अंदर वो एक्सेप्शन आएगा, एंड उस एक्सेप्शन को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, सो दैट हमें पता चल जाए कि एक्सेप्शन आ क्या रहा है। और प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई डॉट गेट मैसेज, ये हम लोग मेथड यूज करेंगे जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के अंदर है, और ये क्लास है ई उसका ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोगों ने ये मेथड एक्सेस करा है जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के अंदर पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है। रन करते हैं इसको। अब देखते हैं वापस से ये इनपुट डाल के 10 और 0। ये देखो इस बार कुछ रेड लाइन कुछ नहीं आई है, मतलब इस बार एक्सेप्शन नहीं आया है। इस बार क्या हुआ है, इस बार मेरा प्रोग्राम अच्छे से चला है, मतलब मैंने ये प्रिंट करा है ना, तो ये प्रिंट हो गया है, समझ आया। तो इस बार क्या हुआ है, इसने मेरे को ये बोल दिया है। मैं चाहता तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता था, मैं चाहता तो मैं उसको सीधा बोल देता, यहाँ पे मैं लिख सकता था कि डिवाइजर कांट बी 0, ये मैं लिख सकता था, ठीक है। रन करके देखते हैं दोबारा, 10 एंड 0, ये देखो डिवाइजर कांट बी 0, प्रोग्राम मेरा अच्छे से रन हो रहा है। और वो जो एक्सेप्शन की वजह से कोड रुक गया था, जब पहले हमने देखा था ना, वो कोड रुक गया था, वहां पे रेड लाइन आ गई थी, वो नहीं हो रहा है, अब मेरा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ट्राई और कैच ऐसे काम करता है, ठीक है, ये समझ आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हमारे पास मल्टीपल ट्राई कैच भी हो सकते हैं और नेस्टेड ट्राई कैच भी हो सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। जब ट्राई कैच मास्टर कर लेंगे फिर ट्राई फाइनली की तरफ चलेंगे। फाइनली तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मल्टीपल ट्राई कैच की। अब देखो मान के चलो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, एक एरे बनाता हूँ। एरे बनाई मैंने, यू कैन से ऐसे बनती है इंट एरे, और यहाँ पे करते हैं इक्वल्स टू न्यू इंट, एंड यहाँ पे हम लोग इसका साइज देते हैं 5, ठीक है। एक एरे बन गई, और मैं यहाँ पे एरे के यू कैन से 6th इंडेक्स पे देखना, अभी एरे के 6th इंडेक्स पे मैं यहाँ पे 10/0 को स्टोर कराना चाहता हूँ। 10/0 को एरे के 6th इंडेक्स पे स्टोर कराना चाहता हूँ। इसको अभी एक तरफ रखते हैं, ठीक है, एक तरफ रखते हैं इसको, और यहाँ पे इसको भी एक तरफ रख देते हैं। अब देखो देखा जाए तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस आ सकते हैं। पहला एक्सेप्शन कहाँ आएगा, पहला एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि मैं एरे की लेंथ 5 है और मैं एरे के 6th इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 एक्सेप्शंस यहाँ पे आएंगे। अब एक्सेप्शंस तो 2 हैं, लेकिन ट्राई कैच ब्लॉक तो एक ही है। कैसे हैंडल किया जाए, हैंडल करने का तरीका है, आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा दो एक ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो आप लिखो ट्राई, ठीक है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर एक्सेप्शन है ना, इसको यहाँ पे डाल दो, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया।
अब यहाँ पे आप लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा दो, कैच, ठीक है, एक कैच ब्लॉक ये रहा और एक कैच ब्लॉक इसके नीचे। जितना आप चाहते हो नीचे बढ़ाते चले जा सकते हो आप कैच ब्लॉक्स को, ठीक है। और पहला एक्सेप्शन कौन सा आएगा? पहला एक्सेप्शन आएगा ये वाला, ये इसको बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन इसको ई के अंदर स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन और ई डॉट गेट मैसेज ही प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्शन आ सकता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड इसको ई में स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। समझ आया? इनको हम लोग कोलैप्स भी कर सकते हैं, समझ आया? इनको हम कोलैप्स भी कर सकते हैं, कोलैप्स कैसे करेंगे वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। इनको आप एक ही कैच ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हो कि जो भी एक्सेप्शन आए वो हमारा यू कैन से थ्रो कर दे। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको रन करते हैं, ये देखो इसने सीधा कह दिया बाई जीरो। इसका मतलब क्या है? कांट बी डिवाइडेड बाई जीरो। इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन पहले आया है, क्योंकि पहले क्या होगा, ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये आपको समझने वाली बात है कि ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होगा। इस प्रोसेस में पहले क्या होगा, पहले ये कंप्यूट होगा तभी तो वो 6th इंडेक्स पे स्टोर करा जाएगा। तो पहले यहीं पे जब एक्सेप्शन आ जाएगा वो इधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं इसको 10 ही लिख देता हूँ, इसको 10 ही लिख देता हूँ, ठीक है। और अब रन करते हैं। अब तो कोई एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, अब सीधा आना चाहिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये देखो इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एक्सेप्शन काम कर रहा है, ये वाला कैच ब्लॉक काम कर रहा है हमारा लाइन नंबर 14 से लाइन नंबर 16 वाला, ये रहा, ठीक है। ये वाला इसी ने हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो किया है, ठीक है। अब इसको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, ऐसे यू कैन से ऐसे लगा देते हैं और हम लोग लिखते हैं यू कैन से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और इसको भी ई में ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इनमें से जो भी आएगा, इनमें से जो भी आएगा वो इस ई के अंदर स्टोर हो जाएगा और उस ई का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अभी देखते हैं रन करके। ये देखो इसने बोला इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। अगर मान के चलो यहाँ पे आता है 10/0 कर देते हैं वापस इसको और वापस से रिटर्न करते हैं। इस बार बोल रहा है डिवाइडेड बाय 0, ये वाला एक्सेप्शन है। समझ आया? तो आप लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगा सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम नेस्टेड यू कैन से ट्राई और कैच की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने मल्टीपल कैच स्टेटमेंट सीख लिया, हम लोगों ने ट्राई कैच सीख लिया। अब हम नेस्टेड ट्राई की तरफ चलते हैं, नेस्टेड ट्राई कैच की तरफ। अब मान के चलो आपके पास मल्टीपल यू कैन से ऐसे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिसमें एरर आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, नेस्टेड ट्राई कैच यूज कर लो। अभी आप यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखो, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक लिखो यहाँ पे और उसका एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अभी रुकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मान के चलो ऐसे नॉर्मल एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आई एम इन फर्स्ट ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ये प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और ट्राई ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ और इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक और कैच ब्लॉक यहाँ पे लगा देता हूँ। ध्यान रखना कैच ब्लॉक को बाद के लिए मत छोड़ा करो, पहले ही लगा दिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एरे का यू कैन से एरे के 6th इंडेक्स पे मैं 10 स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इस कैच ब्लॉक में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, मान के चलो मुझे पता ही नहीं है यहाँ से एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको अभी बताया था कि आप फिर उसकी सुपर क्लास यूज़ कर दो। उसकी सुपर क्लास कौन सी है? उसकी सुपर क्लास है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की सुपर क्लास कौन सी थी हमने देखी थी, वो थी ये वाली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसकी सुपर क्लास कौन सी थी, रन टाइम एक्सेप्शन, ये भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि रन टाइम आ सकता है तो सीधा एक्सेप्शन क्लास यूज़ कर सकते हो। सिंपल, कुछ नहीं करना है, कोई सी भी यूज़ कर दो इनमें से। तो मैं यहाँ पे सीधा एक्सेप्शन क्लास यूज़ करके देखता हूँ, एक्सेप्शन ई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, इस एक्सेप्शन को, साउट ई डॉट गेट मैसेज। समझ आया? अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें तो कोई एक्सेप्शन आना नहीं चाहिए इस ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब देखते हैं कौन सा वाला ट्राई ब्लॉक चलेगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस वाले ट्राई ब्लॉक में, इस वाले में, पहले वाले में क्या एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन इसमें तो मुझे पता है कि आ सकता है, लेकिन इसमें तो कोई एक्सेप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, बाकी दूसरा वाला एक्सेप्शन ये हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन क्लास ही लगा देता हूँ। देखो एक्सेप्शन क्लास वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ आपको पता ही नहीं है कि यार कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे लिए वरदान की तरह काम करती है ये क्लास, ठीक है, ई डॉट गेट मैसेज। बस अब यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। ये देखो पहले लाइन नंबर 9 पे गया, ये देखो लाइन नंबर 9 पे इसने इसको एग्जीक्यूट किया। फिर देखो
फिर इसने ये जो एक्सेप्शन ई था, इसने अपना काम बहुत अच्छे से किया। इसने क्या प्रिंट किया, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। इसका मतलब क्या है, एरे जिसकी लेंथ 5 है उसके लिए जो इंडेक्स 6 है वो आउट ऑफ बाउंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी कि आपने ट्राई और कैच अगर ब्लॉक्स लगा रखे हैं तो इन दोनों में से एक टाइम पे कोई एक ब्लॉक चलेगा। जैसे आपका इफ एल्स होता है, दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे आपका इफ और एल्स होता है, इनमें से कोई एक कंडीशन चलती है, ऐसे ट्राई और यू कैन से कैच में से, ट्राई और कैच में से कोई एक ब्लॉक चलेगा। अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो फिर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, यानी ट्राई वाले में कुछ एक्सेप्शन आया, तो फिर सिर्फ कैच ब्लॉक चलेगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर चाहे 10 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, 20 लिखे हुए हैं, 50 लिखे हुए हैं, उनमें से कोई भी नहीं चलने वाला है, पूरा ब्लॉक ही नहीं चलेगा, ठीक है। समझ आया? इसको इरेज करते हैं एक बार। अब हमने अच्छे से ट्राई और कैच सीख लिया है, नीचे चलते हैं। हम लोगों ने अच्छे से ट्राई एंड कैच सीख लिया है। अब हम लोग फाइनली की तरफ चलते हैं। फाइनली कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताता हूँ क्या है, ज़्यादा आपको इस पर फोकस करना ही नहीं है। एक छोटा सा कैच है, वो समझ जाओगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे समझो, आप एक यू कैन से आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो कि घर घर में इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जिसके ब्रॉडबैंड्स, जिसके यू कैन से ये सब जो राउटर्स हैं ये लगे हुए हैं हर घर में, ठीक है, बहुत सारे घर में लगे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि भाई कुछ भी हो जाए, आपका एक एप्लीकेशन भी है, मान के चलो आपका एक एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू रिचार्ज हो सकता है, जिसके अंदर एक वॉलेट है, जिसके थ्रू आप अपना स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ही हम लोग कोई भी यू कैन से सर्विस अपडेट निकाल लें कि भाई आज आपका जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो आपकी शाम 7 बजे से 9 बजे तक बंद रहेंगी, ये जो नोटिफिकेशन है ये सबको चला जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शन भी आ सकता है। मेरा एप्लीकेशन चाहे पूरा का पूरा ठप हो जाए, चाहे पूरा बैठ जाए, लेकिन चाहे वो काम करना बंद कर दे, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो जाने चाहिए, जो एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो उस केस में काम आता है फाइनली ब्लॉक। आप चाहते हो कि भाई आपके मान के चलो एप्लीकेशन की 4 फंक्शनलिटीज हैं। एक तो आप उसके थ्रू रिचार्ज कर सकते हो, एक आप उसके थ्रू बिल्स जनरेट कर सकते हो, एक आप उसके थ्रू उसके अंदर मान के चलो एक वॉलेट भी है, और उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि बैलेंस कितना बचा हुआ है, ठीक है। प्लस इन सबसे अलग आपका जो एप्लीकेशन है वो नोटिफिकेशन सेंड करता है, और वो नोटिफिकेशन जो है वो ये है कि भाई आपकी सर्विस कब से कब तक बंद रहेंगी, कब से कब तक अंडर मेंटेनेंस रहेगा, ठीक है। तो आप ये चाहते हो कि एक बार को मैं इनके साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मान के चलो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ गया तो और मेरा प्रोग्राम रुक गया तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा नोटिफिकेशन जाना बंद ना हो, मेरे कस्टमर को एटलीस्ट पता तो रहे कि भाई उसका जो पर्टिकुलर इंटरनेट है वो कब से कब तक बंद रहेगा, ताकि वो बार बार कॉल करके मेरे को परेशान ना करे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप फाइनली यू कैन से ब्लॉक का यूज कर सकते हो, फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ब्लॉक है और बहुत अच्छे से आपका यू कैन से जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है। इसके अंदर क्या होगा देखो, मान के चलो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, यहां पे आपने लगा दिया फाइनली ब्लॉक, ठीक है, ये आपने लगा दिया फाइनली ब्लॉक, ये नहीं आएगा, ठीक है, फाइनली ब्लॉक लगा दिया। अब यहां पे आपने मान के चलो प्रिंट करा है हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे समझो, जब हम ट्राई और कैच पढ़ रहे थे तो या तो ट्राई चल रहा था या फिर कैच चल रहा था। ऐसे समझो कि मान के चलो ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गया तो कैच ब्लॉक चल रहा था, और कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो ट्राई ब्लॉक चल रहा था, कैच नहीं चल रहा था। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन है तो फाइनली चलेगा ही, लेकिन अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन नहीं है तो ट्राई भी चल जाएगा और फाइनली भी चल जाएगा। मतलब कंडीशन कुछ भी रहे, चाहे ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली चलेगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट जरूर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फाइनली क्या करता है, फाइनली के अंदर आप उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखते हो जो आप चाहते हो कि किसी भी कंडीशन में वो चले। समझ आया? ओके, ट्राई कैच फाइनली हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थ्रो एंड थ्रोज की। बहुत छोटा सा कैच है एंड बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगा, बहुत आराम से, ठीक है। देखो, थ्रो एंड थ्रोज। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है, और थ्रोज का मतलब क्या होता है, फेंकता है, ठीक है, ये ओके। अब समझो, मान के चलो 2 यूज केसेस हैं यहाँ पे, डिफरेंट। थ्रो का मतलब अलग है, थ्रोज का मतलब अलग है। थ्रो कहाँ पे आप लगाओगे, मान के चलो कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप एज एन एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो। वो स्टेटमेंट तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन आप चाहते हो कि वो एज एन एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको एक ऐप बनाना है जिसके अंदर आपको यूजर से एज इनपुट करानी है, एंड आप चाहते हो कि आप उसको बताओ कि वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, सिंपल आप लिखोगे कि भाई इफ एज इज ग्रेटर देन या एज इज लेस देन 18,
तो आप लिखोगे नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, एंड अगर वो एल्स में आप लिख दोगे एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब ये जो है, ये जो नॉट एलिजिबल आपने लिखा है, ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, आपने इसको बस प्रिंट करा है कंसोल पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसे एज एन एक्सेप्शन थ्रो करो, तो उस केस में आप इस थ्रो कीवर्ड की हेल्प से इसको थ्रो कर सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से थ्रो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको करके दिखाऊंगा अभी। थ्रोज की अगर हम लोग बात करें, थ्रोज की अगर हम लोग बात करें, या फिर छोड़ो, इसको अभी एक साइड रखते हैं, पहले थ्रो को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, एक साइड रखते हैं इसको यहां से। ठीक है, यूजर से उसकी एज ले लेते हैं एक बार, इंट एज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट हो गया। अब क्या करते हैं, अब इफ लिखते हैं, इफ एज इज लेस देन 18, तो मैं कुछ कुछ करूंगा, एंड एल्स मैं उसको बोल दूंगा सिस्टम और प्रिंटलन कि भाई यू आर एलिजिबल टू वॉट। ठीक है, ओके। अगर वो लेस देन 18 है, तो मैं यहां पे प्रिंट करूंगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार प्रोग्राम को। देखो, मैं यहां पे एज डालता हूं, मान के चलो एज डालता हूं मैं 16। ठीक है, इसने कहा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ये देखो, ये एक प्लेन स्टेटमेंट है, प्लेन स्टेटमेंट है, मजा नहीं आया। अगर आप चाहते हो यूजर के मन में ना, मतलब ऐसे घबराहट सी बैठ जाए, डर बैठ जाए कि भाई एक्सेप्शन आ गया कुछ, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली एक्सेप्शन थ्रो कर देना है। इस प्लेन स्टेटमेंट को हटा के आपको लिखना है थ्रो थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। मैं इसको रन टाइम पे थ्रो करना चाहता हूं। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं यहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको रन टाइम पे थ्रो करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। और वो रन टाइम एक्सेप्शन क्या होगा, वो रहेगा सॉरी यू कांट वोट। एंड अब देखो, रन करते हैं इसको। रन करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे 16 डालूंगा, ये कुछ तो मतलब डरावना सा भेजेगा। ये देखो, रेड उसमें भेजा है सॉरी यू कांट वोट, ब्रेक पॉइंट आ गया, प्रोग्राम ही नहीं चला। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि कुछ इस तरीके से यूज़र की मतलब फाड़ दी जाए, तो उस केस में आप लोग जो है एक्सेप्शन की फॉर्म में भी थ्रो कर सकते हो किसी स्टेटमेंट को। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अभी हम बात करते हैं थ्रोज कीवर्ड के बारे में, थ्रोज के बारे में। थ्रोज बहुत सीधा साधा, बहुत अच्छा कीवर्ड है। होता क्या है, मान के चलो आपने कोई फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखा, ठीक है, वो फंक्शन लिखते वक्त, अब मान के चलो आप एक यू कैन से आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो और आप डेवलपर हो, और आपकी एक टेस्टर टीम भी है, तो आपने अपना कोड टेस्टर टीम को भेजा। अब टेस्टर टीम तो उसमें सारी चीजें डाल के टेस्ट करेगी, ठीक है, सारे उसमें टेस्ट केसेस इनपुट करेगी और फिर टेस्ट करेगी। लेकिन आप चाहते हो कि भाई आप टेस्टर को बता दो पहले कि भाई हो सकता है इस जगह पे ना, इस जगह पे ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है, हो सकता है मेरा ये फंक्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर दे या फिर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर दे। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप थ्रोज कीवर्ड का यूज कर दोगे। आप जैसी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर करते वक्त आप थ्रोज कीवर्ड यूज करके उसको बता दोगे कि हो सकता है, हो सकता है, पक्का नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि भाई करे ही, हो सकता है ये थ्रो कर दे। और उस केस में आपको जो है इनपुट उसी हिसाब से डालने। ठीक है, तो इस केस में हमारा थ्रोज कीवर्ड जो है वो यूज होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल में कैसे काम करता है। जब आप जब आप कोड कर लेते हो तब चीजें आपको ज्यादा समझ आती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ या फिर फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक वॉइड, और इसमें हम लोग करते हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन डेमो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं, डिविडेंड, इंट डिविजर। ठीक है, ये लिया, एंड यहाँ पे हम लोग इसमें रिजल्ट को जो है वो प्रिंट करा देंगे, सिस्टम और प्रिंट एलन, और हम लोग लिखेंगे द रिजल्ट इज, एंड यहाँ पे प्लस करके हम लोग लिखेंगे डिविडेंड अपॉन डिविजर। ठीक है, ये हो गया। और मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को डिवीजन डेमो, और यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं दो चीज़ें। एक तो दे देंगे इसको हम लोग क्या देंगे, एक तो दे देते हैं 10 और एक दे देते हैं 0। इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कुछ कह रहा है भाई, ओके, ये कह रहा है कि भाई आप स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते हो, अच्छी बात है, तो कर देते हैं इसको स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टैटिक। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
अब हम लोग जो है इसको रन करके देखते हैं। रन करने पे क्या होगा, एक्सेप्शन आ गया, आना ही था क्योंकि हमने 10 और 0 पास किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कैसे लिखते हैं थ्रोज कीवर्ड को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस शुरू हो रहा है वहां से लिखना है थ्रोज। यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और अगर आपको नहीं आइडिया है कि कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है तो आप वहां पे पेरेंट क्लास यूज कर लो, आप एक्सेप्शन क्लास को यूज कर दो, उसके पास तो सारे एक्सेप्शन है ना, वो अपने आप हैंडल कर लेगी। ठीक है, ओके। अब इसको रन करते हैं। देखो चेंज तो कुछ नहीं होने वाला, बस आपको पता चल गया पहले से कि हो सकता है फंक्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करे। आंसर अभी भी वही आएगा, लेकिन जो इस कोड को पढ़ रहा है उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। तो भाई पहले से ही ध्यान रखना कि यहाँ पे 10 और 0 पास ना करा जाए, ठीक है, या फिर ऐसे इनपुट पास ना करे जाए जो कि इस एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको एक अपर हैंड प्रोवाइड करेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग के पूरे इस टॉपिक के अंदर। देखो बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आपके यू कैन से फेलो स्टूडेंट्स होंगे, आपके साथी होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, एंड हो सकता है आप कॉरपोरेट में हो और अभी सीख रहे हो सकता है आपके को एम्प्लॉयज भी होंगे। तो उन लोगों ने अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी ना, तो बहुत कम चांसेस हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो चीजें सबने पढ़ रखी हो। ठीक है, एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए भी नहीं होगी, एंड जिन लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है उन लोगों के लिए भी थोड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को कहीं बोल दोगे ना, या फिर इस चीज को एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक डिस्कस करते वक्त आप कहीं पे फ्लेक्स करने की कोशिश करोगे, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ आपको बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, और उसके लिए भी हो सकता है सरप्राइजिंग हो जाए। देखो बहुत बहुत अच्छी चीज है और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, समझाता हूँ क्या। अभी मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे कैच स्टेटमेंट्स यूज करे, कैच 1, कैच 2 एंड कैच 3। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मान के चलो 3 एक्सेप्शंस इसके अंदर हैं तो तीनों के तीनों आपने यूज कर लिए, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि भाई आपको यहाँ पे ऊपर से नीचे जब आप आ रहे होगे ना कैच स्टेटमेंट्स में, तो आपको जो मैंने वो टेबल दिखाई थी, कौन सी टेबल दिखाई थी, जहां पे मैंने आपको एक यू कैन से फ्लो चार्ट दिखाया था, उस फ्लो चार्ट के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस लिखे हुए थे। तो उसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, जब आप यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। देखो अभी समझाता हूँ क्या, अभी समझाता हूँ आपको, पहले टेबल दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अब आपको कैच ब्लॉक के अंदर अगर आपने पहला कैच ब्लॉक लिखा, ये आपका दूसरा कैच ब्लॉक है, ये आपका तीसरा कैच ब्लॉक है, तो पहले कैच ब्लॉक के अंदर आपको इनमें से कुछ लिखना पड़ेगा। अगर वहां पे रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा है तो आपको इनमें से कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने रन टाइम एक्सेप्शन सीधा यहाँ पे लिख दिया और फिर आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो कि आपको जो चाइल्ड क्लास है वो पहले लिखनी पड़ेगी और नेक्स्ट वाले कैच ब्लॉक में आपको पेरेंट क्लास लिखनी पड़ेगी। इतना आप कर सकते हो। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है वो बताता हूँ। देखो आपने अगर पेरेंट क्लास लिख दी, ऐसे समझो ये चाइल्ड क्लास है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है और ये आपकी पेरेंट क्लास है। अगर आपने पहले ही पेरेंट क्लास लिख दी तो चाइल्ड क्लास वाले सारे एक्सेप्शन पेरेंट क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में जो है आप ऐसे समझो कि यू कैन से आपका कंपाइलर ये बोलेगा कि भाई एक्सेप्शन तो मैं पहले ही आइडेंटिफाई कर चुका हूं, तो मेरे को नया थोड़ी ना बता रहा है कुछ। दिखाता हूं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। ये देखो चलते हैं यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखना अभी देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट x इक्वल्स टू 10/0। ठीक है, पता है एक्सेप्शन आने वाला है यहाँ पे, इसको ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको डाल देते हैं। भाई क्या दे रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी कुछ नहीं। ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको हमने डाला, इसको टैब करके आगे ले जाते हैं यार, एंड इसको भी आगे लेके जाते हैं। अभी फॉर्मेटिंग अच्छी हो गई। ठीक है, यहाँ पे कैच लगाते हैं और कैच के अंदर मैं पहले यहाँ पे पेरेंट क्लास लगा देता हूँ, और पेरेंट भी मैं छोटी मोटी नहीं बड़ी पेरेंट क्लास लगा देता हूँ, एक्सेप्शन ई। ठीक है, लगा दी, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ई को ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कैच यू कैन से ब्लॉक लगाएंगे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमें पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है, वो लगा देते हैं ई, और इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, रन करते हैं इसको, देखना अभी एरर आएगा, पक्का एरर आएगा। ये देखो इसने कहा कि भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो पहले ही पकड़ लिया गया, तो कुछ नया थोड़ी ना बता रहा है, वो तो यहाँ पे ही हमने पकड़ लिया, इस वाली एक्सेप्शन क्लास ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, तो ये लिख के तूने कुछ नया थोड़ी ना कर दिया। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, समझ आया। एक्सेप्शन कौन सा आएगा, एक्सेप्शन क्या आ रहा है कि जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, ये पहले ही पकड़ा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है,
आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, ऑर्डर इसको चेंज करके देखते हैं। ये देखो ऑर्डर चेंज कर दिया। अब इसको रन करने की कोशिश करें। ये देखो इस बार प्रोग्राम अच्छे से चल गया, क्योंकि यहाँ पे जब ये चला तो फिर उसके बाद पेरेंट क्लास आई। समझ आया? तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले चाइल्ड क्लास लिखनी है, फिर पेरेंट क्लास लिखनी है, क्योंकि जो एक्सेप्शन चाइल्ड क्लास से बच जाएंगे वही तो पेरेंट क्लास कैच करेगी। पेरेंट क्लास के पास तो सारे एक्सेप्शन ऑलरेडी हैं, वो तो पहले ही कैच कर लेगी, चाइल्ड क्लास क्या बताएगी फिर उसके बाद। समझ आया? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, एंड आई होप आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। यू कैन से ये कंप्लीट वीडियो है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा है ना थोड़ा बहुत, वो सब आपको धीरे धीरे जब आप काम करोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, तब आपको वो सीखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, जितना मैंने आपको बताया ये मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा समझना कि इसके बाहर कुछ आने ही नहीं वाला, ठीक है। ये खत्म हो जाता है यहाँ पे टॉपिक। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, प्लीज़ उसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिए। अगर वो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट डाउन कीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो हम लोग उसमें भी रेडी हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कीजिए, सो दैट हम फीडबैक मेथड से हम अपने कंटेंट को टाइम टू टाइम इंप्रूव कर पाएं, सो दैट आपको वो डिलीवर किया जा सके जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग, बहुत कम लोग आप में से ऐसे हैं जो कंटेंट देख रहे हैं लेकिन कमेंट डाउन करके ये नहीं बता रहे हैं। देखो, एक तो नया चैनल है, अभी हमारे सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम लोग पहले तो यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग कितना बेटर कंटेंट बना रहे हैं, और वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपके फीडबैक्स के थ्रू। तो अगर आप लोग फीडबैक के थ्रू यू कैन से कमेंट में चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे, तो हम लोग जो है बेटर सीख पाएंगे, एंड हम लोग चीज़ों को इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर आपके कुछ रिक्वेस्ट भी हैं, आपके कुछ यू कैन से आप सजेस्ट भी करना चाहते हो, तो हम उसके लिए भी ओपन है। आप लोग कभी भी कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे, एंड आपके लिए एक बेटर कंटेंट लेके आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।